ने मुझे आज आमंत्रित किया है संघ की बात को रखने के लिए। तो मुख्य कॉन्सेप्ट संघ के बारे में ही पूरा होना है। हम सभी जानते हैं कि संघ की बात को भिन्न भिन्न व्यक्तियों के द्वारा भिन्न भिन्न तरीके से अपनी भाषा शैली और अपने अनुभवों के आधार पर व्यक्त किया जाता है। भिन्नता बातों में और विचारों में, शब्दों में हो सकती है, लेकिन संघ का जो मुख्य उद्देश्य है वो बात केवल एक ही है और एक ही तरीके से प्रकृति जैसे समझाती है वैसे ही हमको संघ भी समझाता है। उसको मैं अपने शब्दों में अपने तरीके से हो सकता है रखूं, हो सकता है हमारे दूसरे समर संघी भाई और समर संघी बहनें अपने ढंग से रखें, दीगर बात है। आज के संघ की बात को मैं प्रारंभ करने से पहले एक बात जो बुद्ध से रिलेट करती है वहां से शुरुआत करना चाहता हूँ। विमलेश बहन जी, थोड़ा मैं अनुरोध करूंगा संघ से कि आज मुझे थोड़ा तकलीफ है जीभ में, जिससे बोलने में थोड़ा जल्दी जल्दी मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। थोड़ा सा धीरे से ही बोल पाऊंगा क्योंकि जीभ में मेरे थोड़े प्रॉब्लम है, दिक्कत है, छाले की समस्या है। कोई बात नहीं सर जी, जैसे आपको इजी लगे वैसे आप आपने बात जी जी रखी है सर। जी बहन जी, जी बहन जी। जी सर, संग संघ में एक इंटरनेशनल राइटर हैं ईजी टेलर। उनीजी टेलर की एक पुस्तक है बुद्धिज्म एंड मॉडर्न थॉट्स। उसमें उन्होंने बड़ी मजबूती से यह बात लिखी है कि बहुत समय से मनुष्य बाहरी ताकतों के शासन में रहा है। यदि उसे वास्तव में सभ्य बनना है तो उसे अपने ही विचारों द्वारा, अपने ही नियमों द्वारा उसे अनुशासित होना पड़ेगा। और बुद्ध का बताया हुआ धम्म का मार्ग सबसे प्राचीनतम वह नैतिक प्रणाली हमको देता है जिसमें व्यक्ति को स्वयं अपना अनुशासक बनने की शिक्षा प्रदान की गई है। इसलिए ये सर्वमान्य तथ्य केवल भारत ही नहीं पूरी दुनिया में निर्धारित किया गया है कि जो बुद्ध के द्वारा धम्म का जो मार्ग दिया गया है वो वास्तव में पूरी मानवता को ही नहीं, पूरे प्राणी जगत को सभ्य बना सकता है और उसे शांति की ओर ले जाने वाला मार्ग हो। अब बुद्ध ने जो सूत्र दिए हैं उन सूत्रों को कई सूत्र के रूप में हम लोग जानते हैं। जैसे बुद्ध के सूत्र हमको चार भागों में मुख्य रूप से मिलते हैं। एक सिंघाल सूत्र है और एक व्यग्गपज्ज सूत्र है, पराभव सूत्र और महामंगल सूत्र। इन सूत्रों में तथागत बुद्ध के बताए हुए धम्म के मार्ग को संकलित किया गया है और इनको तीन पार्ट में डिवाइड करके संकलित करके रखा गया है, संजो करके हमारे प्राचीन इतिहास के धार्मिक संघ ने रखा है। वो तीन पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो बुद्ध की जब बात आती है कि उन्होंने पूरी मानवता को कैसे सभ्यता के और कैसे विकास के मार्ग पर उनको लाया जाए, तो निश्चित रूप से यह आवश्यक हो जाता है कि बुद्ध के बताए हुए धम्म के मार्ग को ही आधार मानकर यदि मानव अपने जीवन में चलता है तो सारे बैर भाव और सारे दुराग्रह स्वतः धीरे धीरे शांत होने लगते हैं और वो अपने विकास के साथ साथ पूरे सामाजिक विकास को भी सुनिश्चित करता हुआ चलता है। अब यदि हम
अपने महासमणों की बात बुद्ध से प्रारंभ करते हैं, तो बुद्ध के बाद के जो भी हमारे महासमण हुए हैं, उन्होंने भी वही बात अपने अपने तरीके से, अपने अपने शब्दों में, अपनी अपनी वाणी के भिन्नता हो सकती है, लेकिन उनका जो सार तत्व है वो एक ही है। इसलिए हम जब आज के आधुनिक काल के महासमणों की जब बात करते हैं, तो उसमें जो हमारे मुख्य महासमण हैं, यदि आधुनिक काल के हमारे तथागत बुद्ध के बाद में संत कबीर, संत रैदास और संत तुकाराम, ऐसे अनगिनत महासमण हैं जिन्होंने पूरे भारत देश के विभिन्न क्षेत्रों में बुद्ध की वाणी को ही आधार मानकर प्राकृतिक सत्य को ही एक दूसरे के साथ में साझा करते हुए लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया, जिससे पूरे मानवता की रक्षा की जा सके। अब हम कुछ महासमणों की वाणी के वक्तव्यों को आपसे साझा करना चाहते हैं। महासमण ज्योतिराव फुले जी का एक वक्तव्य है। एक उन्होंने प्रमुख बात कही है जो हम सभी समणों के जीवन के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उनका ये वक्तव्य आज हम सबके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा भी है। वो कहते हैं कि शिक्षा व्यक्ति को उसके मानवीय हक और अधिकार प्राप्त करने हेतु जागृत करती है। उसी के साथ साथ शिक्षा की अलग जगाने वाली हमारी महासमणी माता सावित्री बाई भी कहती हैं, यदि तुम्हें अपनी सामाजिक कैद से मुक्ति चाहिए तो पाठशाला ही सबसे बड़ी मुक्तिशाला है। इस बात से शिक्षा की महत्ता को हम आज बखूबी समझ सकते हैं। महासमण नारायण गुरु का एक वक्तव्य है जो आज हमारे श्रमणों के लिए अति आवश्यक है। वो कहते हैं, आलसी जीवन जीना सामाजिक अपराध है। यदि सचमुच समाज का भला चाहते हो तो समाज में शिक्षा के लिए सारा आलस त्याग दो। हमारे महापुरुषों के महासमणों के जो शिक्षा है वो यही है कि शिक्षा को ही आधार मानकर हम जीवन में चलें। और संत गाडगे का एक वक्तव्य है, उनकी बात है, उनके विचार हैं जो हम तक पहुंचे हैं, वो हमें कैसे प्रेरित करते हैं। वो कहते हैं, अज्ञानी, डरपोक और स्वाभिमानहीन बनाए गए समाज के पीछे एक मजबूत कुचक्र है। हमें इसी कुचक्र का पर्दाफाश करके उसमें फंसे लोगों को बाहर निकालना है। इतनी बड़ी बात की। आज जो संघ की अवधारणा को हमारे विद्वान समर्थ साथियों ने ला करके इसको पुनः स्थापित करके हमारे श्रमणों तक पहुंचाने का प्रयास किया है, उसका भी उद्देश्य यही है। एक हमारे महाश्रमण हैं उत्तर प्रदेश के, हमारे जनपद के निकट के ही महाश्रमण पेरियार ललित सिंह यादव जी। उनका एक कथन है कि सत्य की लड़ाई किसी से भी हो, लड़नी ही चाहिए। हमारा विरोधी कितना ही ताकतवर हो, लेकिन हमें उससे लड़ाई, न्याय की लड़ाई लड़नी ही चाहिए। तो ये महासमणों के विचार हमें निरंतर प्रेरित करते रहते हैं और समणों के अधिकारों के लिए निरंतर उद्वेलित भी करते रहते हैं। अब हम थोड़ी सी बात इस विषय पर कर लें कि हमारे समणों ने हमको रास्ता तो दिखाया, लेकिन जब हम संघर्षरत होते हैं
और अपने वास्तविक इतिहास की खोजबीन चालू करते हैं, तब हम क्या पाते हैं? क्योंकि हमारा स्वर्णिम इतिहास तो रहा है, लेकिन उस इतिहास पर जो हमारा स्वर्णिम इतिहास रहा है, उस पर कैसे पर्दा डाला गया है और किन किन लोगों ने पर्दा डाला है, इसका भी हमको एहसास और ज्ञान और समझदारी और जानकारी होना अति आवश्यक हो जाती है। कई स्तरों पर यह काम किया गया है। यदि हम उनके बारे में जानकारी नहीं जुटा पाते हैं तो उनसे हम सचेत भी नहीं हो पाते। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि हम उनके भाषाई दुराग्रह को समझें, भाषाई छल कपट को समझें, सामाजिक चालबाजियों को समझें और अतीत में क्या उन्होंने किया है, वर्तमान में क्या कर रहे हैं और भविष्य में क्या करने वाले हैं। इन दुराग्रहों और इन छल कपट और इन जो उनके नकारात्मक विचार हैं, उनसे सावधान होना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि भविष्य की योजनाएं बनाना हमारे लिए आवश्यक है। इसलिए जब हम अतीत पर निगाह डालते हैं तो हमें क्या मिलता है? प्रश्न कई एक पैदा होते हैं, उठते हैं कि एक और जब मध्यकालीन भारत में ये 1192 और 94 की लगभग की बात है, जब एक समण शासक जयचंद, ये निकट उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के ही उनका क्षेत्र था, और महासमण जयचंद का युद्ध विदेशी आक्रांता मोहम्मद गौरी के साथ में जब होता है, चंदावर के युद्ध में, वहां पर वो 80 वर्ष की उम्र के थे जयचंद जी उस समय। और 80 वर्ष की उम्र में भी उन्होंने जितनी बहादुरी और जितनी धैर्य के साथ में समणों की रक्षा में वह विदेशी आक्रांता से युद्ध स्थल पर आकर लड़े, और युद्ध स्थल पर ही उन्होंने वीरगति प्राप्त की चंदावर के युद्ध में। वहीं पर तरावड़ी के युद्ध में 1192 में जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ, जो एक बमर शासक था, उसके साथ में युद्ध होता है, और मोहम्मद गौरी तरावड़ी के युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान के साथ में युद्ध में विजयी होने की कगार पर होता है, पृथ्वीराज चौहान घायल हो जाता है और वो युद्ध का मैदान छोड़कर भागता है। उसका पीछा करते हैं वो, और पीछा करने के बाद उसको पकड़ करके फिर वहीं मार देते हैं। तो इस प्रकार से जो एक बमण शासक था, जो मोहम्मद गौरी के द्वारा हराया गया, उसे भी आज इस देश का जो बमण है, जिसके हाथ में उसने अपने कलम को लेकर इतिहास को तोड़ मरोड़ कर इस तरीके से इस देश के समणों के सामने पेश किया, उसे वीर का तमगा देकर प्रचारित किया। और वहीं जो समण शासक जयचंद, जो सत्यनिष्ठा और भाईचारे के साथ में शासन करते हुए समणों की रक्षा में उम्र दराज होने के बावजूद भी युद्ध स्थल पर अपने प्राणों की बलि दी, उन्हें कितना नकारात्मक रूप से प्रचारित किया गया और उन्हें इस रूप में दिखाया जाता है कि वो हमेशा तिरस्कार के योग्य। ये है ऐतिहासिक छल कपट इस देश के बमणों का समणों के प्रति। ये एक वानगी है, ये एक छोटा सा उदाहरण है। ऐसे अनेकों उदाहरणों से भरा पड़ा है हमारा इतिहास।
जब समणों ने खोजबीन प्रारंभ की, जानना शुरू किया, तथ्यपरक तार्किक बात करना प्रारंभ की, तब इस प्रकार के तथ्य उद्घाटित होने आने लगे। अब यदि हम बात करें भाषाई दुराग्रह की, तो किस प्रकार से भाषा के आधार पर भी छल कपट किए गए, बहुत गंभीर रूप से जिसने प्रभाव डाला हमारी समण संस्कृति के ऊपर, हमारी समण विचारधारा के ऊपर, हमारी समण एकजुटता को खंडित करने का बहुत बड़ा काम इस भाषाई दुराग्रह ने भी किया है। छोटे छोटे से उदाहरणों से हम इन बातों को गौर करना प्रारंभ करते हैं तो पाते हैं कि कैसे आम बोलचाल की भाषा में बुद्ध को बुद्धू बना करके प्रचारित कर दिया। कैसे बुद्ध जैसे प्रकृति के महान वैज्ञानिक को ज्ञान का सबसे निम्नतम स्तर देने का लिए बुद्ध से बुद्धू कहकर प्रचारित करा, मतलब नकारात्मक रूप से देने का प्रयास करा। और त्रिशरण और पंचशील को हमारे इस प्रकार से प्रचारित किया कि ज्यादा 3-5 ना करो। मतलब जब हम त्रिशरण की बात करते हैं, जीवन में 3 रत्नों को उतारने की बात करते हैं, तो उनके लिए 3 बहुत खतरनाक हो जाता है। और जब हम पंचशीलों की बात करते हैं तो कहते हैं कि ये 5 शीलों की बात ना करें, इसलिए ज्यादा 3-5 मत करो। और आगे जब हम चल करके देखते हैं कि हमारे आदिवासी समाज कोल लिखते थे, कोल समाज हमारा आदिवासी समाज का कितना बौद्धिस्ट और कितना भाईचारे और प्रेम के साथ नैतिकता में विश्वास करने वाले लोगों का समाज है। उनको इन्होंने किस प्रकार दुष्प्रचारित किया, उनको कोल से कोलटा बना दिया, कोलटेर बना दिया, कुलटा बना दिया उसी शब्द से। तो ये है भाषाई दुराग्रह। कोल को दुष्प्रचारित करने के लिए, नकारात्मक भाव देने के लिए उन्होंने कैसे कैसे शब्द गढ़े। भद्द शब्द धम्म के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है और इसको शुभ के अर्थ में, अच्छे के भाव में जाना जाता है। इस धम्म को उन्होंने बना दिया धम्मा चौकड़ी, धम्माल। इन शब्दों से कैसे कैसे नकारात्मक उन्होंने शब्द दिए। ये कितना दीर्घकालिक और कितना बड़ा प्रभाव इसने हमारी समण संस्कृति के ऊपर डाला है। भद्द शब्द को हमारे कितना इन्होंने नकारात्मक भाव दिया। भद्द से इन्होंने भद्दा बना दिया, भद्दापन बना दिया, भद्द पिटना शब्द बना दिया इन्होंने। भद्र शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सकारात्मक और अच्छे भाव देने वाला शब्द है हमारा। अब इन्होंने और एक देख लीजिए आगे शब्द बनाया इन्होंने, मेहतर शब्द। मेहतर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से इन्होंने कर ली? जब धम्म के क्षेत्र में नैतिक और सीलों पर चलने के आधार पर हमारे धार्मिक लोग, भंते गढ़ शीलवान लोग जब 10 वर्ष का निरंतर नैतिक जीवन बिताते हुए समय व्यतीत करते हैं तो उन्हें थेर की उपाधि और थेर का सम्मान दिया जाता था। और जब 20 वर्ष निरंतर वो नैतिक रूप से धम्म पथ पर चलते हुए अपना जीवन व्यतीत करते थे, तब उन्हें महाथेर की उपाधि या सम्मान से हम लोग देखते थे नजर से। महाथेर जैसे धम्म के नैतिक रूप से मजबूत व्यक्ति को इन्होंने कितना तिरस्कार देते हुए उन्हें महाथेर से मेहतर शब्द को इन्होंने गढ़ करके हमारे समाज में प्रचारित किया। ये है इन ब्राह्मणवादियों की मानसिक विकृति समणों के प्रति कैसी रही है। धम्म बंधुओं, भाषाई दुराग्रह और
सामाजिक दुराग्रह और आर्थिक दुराग्रह, ये सब एक साथ चलते हैं। किसी को हम एक से अलग करके नहीं रख सकते। कई बार जब ये भाषा से नहीं जीत पाते हैं तो समाज में सामाजिक दुराग्रह खेलना शुरू कर देते हैं, और जब सामाजिक दुराग्रह में कुछ सफल हो जाते हैं तो आगे और कदम बढ़ा करके आर्थिक दुराग्रह पैदा करना प्रारंभ कर देते हैं। हम अतीत से होते हुए आज के आधुनिक समय पर भी आएंगे और उस पर भी आपसे कुछ विचारों का साझा आदान प्रदान जरूर करेंगे, किंतु एक और आपसे अतीत की चर्चा कर लेना उचित समझता हूं कि जो महत्वपूर्ण है और शिक्षा जगत से ही होकर गुजरती है। क्योंकि जो हमारे श्रमणों का समाज है वो शिक्षा की बदौलत ही उसने आज बोधिसत्व बाबा साहब के बाद में जो दिखाया गया मार्ग है उसी को अस्त्र बना करके उसने सबसे ज्यादा विकास किया है। इसलिए हमको अपने सामाजिक जो इतिहास है उसके शैक्षिक क्षेत्र पर विशेष रूप से नजर रखने की जरूरत है। बात हम शिक्षा के क्षेत्र में यदि करते हैं तो थॉमस बेबिंगटन मैकाले की बात न की जाए तो मैं समझता हूं कि भारत में जो शिक्षा की बात है वो अधूरी। थॉमस बेबिंगटन मैकाले अक्टूबर 1800 को इंग्लैंड में होता है। उस विशेष प्रतिभा के धनी बालक ने 8 वर्ष की उम्र में ही इंग्लैंड में पूरे इंग्लैंड का इतिहास लिख डाला। ऐसी प्रतिभा का धनी वो बालक मैकाले था। और वो मैकाले जब इंग्लैंड में रहकर शिक्षा ग्रहण करते हुए प्रशासनिक सेवा में जब वो आए, फिर उसके बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको ब्रिटिश काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर चुन करके भारत भेजने का निर्णय लिया। 1834 में वो 10 जून 1834 को भारत आ गए थे। यहाँ पर उस समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, हम सभी लोग जानते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य टारगेट भी व्यापार था, ये भी हम सब लोग जानते हैं। हमारे जो बेसिक एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक उसमें कई एक पॉइंट्स थे। अब तो उनको धीरे धीरे से हटाया जा रहा है, ये दीगर बात है, लेकिन काफी जानकारी हमारे समाज में उनके बारे में है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 से लेकर 1857 तक का जो लगभग एक शताब्दी का समय था, उसने मेन टारगेट अपना भारत में व्यापार ही रखा। उसी बीच में इसी दौरान 1813 ईस्वी में ब्रिटेन की संसद ने एक नियम बनाया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो भारत में इंग्लैंड का शासन के अधीन भारत का पूरा सोशल स्ट्रक्चर है और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, उसमें जो इंडियन नेटिव इंडियंस हैं विशेष रूप से उनकी एजुकेशन के लिए तत्कालीन समय में लगभग 1 लाख रुपए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए निर्धारित किया कि वो 1 लाख रुपया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों की शिक्षा के लिए खर्च करेगी। अब बात ये आई कि ये खर्च कैसे किया जाए 1 लाख रुपया।
जो प्रतिवर्ष के लिए निर्धारित किया गया है, ये खर्च कैसे हो? क्योंकि उसके पहले की जो शिक्षा व्यवस्था भारत की थी, वो शिक्षा व्यवस्था केवल 2 भाषाओं पर निर्भर थी। पहली थी संस्कृत और दूसरी थी अरबी। संस्कृत की जो शिक्षा थी वो इस देश के पुरोहित और वमड़ों के हाथ में थी, जो संस्कृत पे आधारित थी, और दूसरी जो अरबी भाषा की शिक्षा थी वो यहाँ के जो मुस्लिम जो शिक्षा देने वाले लोग थे, मस्जिदों में शिक्षा देते थे, उनकी प्रमुख भाषा अरबी थी। इन दोनों भाषा की कंडीशंस में, स्थितियों में कहीं पर भी हमारा समण स्थान नहीं पाता था। उसके लिए शिक्षा बिल्कुल दूर की कौड़ी ही थी उस समय। अब जब यह स्थिति मैकाले ने देखी, तब उन्होंने सोचा कि यह कैसा व्यवहारिक सामाजिक परिवेश है भारत के अंदर कि यहाँ पर जो सबसे नीडी है शिक्षा के लिए, सबसे ज्यादा जरूरत है, उसके पास तो शिक्षा पहुंच ही नहीं रही है, तो उसको शिक्षा कराई जाए। और भाषाई के स्तर पर, और जो व्यक्ति इंग्लैंड में रहकर पूरी दुनिया की उच्च शिक्षा जिसने पाई हो, प्रशासनिक सेवा में आया हो, उसने देखा कि कैसे वैज्ञानिक शिक्षा की आज आवश्यकता है। यहाँ तो भाषाई शिक्षा ही नहीं पूरी है, जो उसकी प्रारंभिक सीढ़ी है। यदि भाषाई इसकी शिक्षा पूर्ण हो तो वैज्ञानिक शिक्षा की ओर इसको ले जाया जाए, जिससे कि यह वास्तविक रूप में शिक्षित हो पाए और अपने साथ साथ जहां पर भी ये रहे उस सोशल स्ट्रक्चर को भी ये मजबूत कर पाएगा। इसलिए लॉर्ड मैकाले ने एक सिस्टम डेवलप किया और उसने निर्धारित किया कि प्रत्येक जिले में एक जिला स्कूल खोला जाएगा, और उस जिला स्कूल को मॉडल स्कूल का नाम दिया गया। मैं व्यक्तिगत रूप से भी जनपद उन्नाव का उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने भी अपनी बेसिक शिक्षा की प्रारंभिक पढ़ाई इसी मॉडल स्कूल से ही प्रारंभ की थी। मॉडल स्कूल उस समय लगभग 1980 और 85 के दरमियान भी जनपदों में हुआ करते थे। आज उन मॉडल स्कूल का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया है। उन विद्यालयों में लॉर्ड मैकाले ने निर्धारित किया कि बिना किसी जाति, धर्म, लिंग के बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों का नामांकन उनको दे करके उनका प्रवेश सुनिश्चित किया जाए और उनको निरंतर शैक्षिक रूप से आगे बढ़ाने का काम किया जाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो लॉर्ड मैकाले का शिक्षा के प्रति योगदान है भारत में, यदि उस समय वो फरिश्ता इस देश में ना आया होता तो ये समझा जा सकता है कि इस देश के समणों की शिक्षा व्यवस्था ज्यों की त्यों बनी रहती और बोधिसत्व बाबा साहेब जैसा दुनिया का प्रकांड विद्वान भी भारत देश को शायद न मिल पाता, यदि उसकी पृष्ठभूमि लॉर्ड मैकाले ने न तय की होती और के आर नारायणन जैसा भारत के राष्ट्रपति वाले महासमण न पैदा हुए। के जी बालाकृष्णन जी जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, ऐसे विद्वान व्यक्तियों को ये महासमण न देख पाते। तो मेरा ये मानना है कि समणों को जो आज प्रगति मिली, जो उनका विकास मिला, वो बाबा साहेब के द्वारा जो सुदृढ़ रास्ता
संविधान के माध्यम से निकाल करके समणों को दिया गया, उसी रास्ते की बदौलत, उसी रास्ते पर चलते चलते आज निकल करके आ पाया है। हाँ, उसके बाद में एक और वाकया और एक और दृष्टांत आपसे साझा करना चाहता हूं कि 1882 में एक हंटर कमीशन भारत देश में आया। हंटर कमीशन का भी उद्देश्य यह था कि भारत की जो शैक्षिक व्यवस्था है उसका वो आकलन करे और उसके आधार पर अपनी रिपोर्ट दे, जिससे कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ मजबूत बनाया जा सके। हंटर कमीशन जब आया है यहाँ पर, तो उससे पहले हंटर कमीशन से जो शिक्षा की पॉलिसी थी ब्रिटिश हुकूमत की, वो एक सिद्धांत पर चलती थी जिसको फिल्टर राउंड थ्योरी के नाम से जाना जाता है। फिल्टर राउंड थ्योरी को रेनसे का सिद्धांत भी कहा जाता है। उस रेनसे के सिद्धांत में जो प्रमुख बात थी वो ये थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो टाउनशिप्स थे, जो नगरीय क्षेत्र थे, उनके जो पूंजीपति लोग और विशेष रूप से जिनको हम लोग बमण के रूप में जानते हैं, उनको वो अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करेगी ब्रिटिश हुकूमत। और फिर जो टाउनशिप्स में जो अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त बमण लोग होंगे, उनको यह वो जिम्मेदारी देंगे कि वो गांव और खेड़ों में जो रहने वाले जो समण लोग थे, जो ज्यादा हक वंचित थे, गरीब थे, मजदूर थे, उनको वो शिक्षित करेंगे और उनकी लोकल लैंग्वेज में उनको शिक्षा प्रदान करेंगे। इस बात के तत्कालीन समय के भारत के भी जितने बमण या बमणवादी लोग थे, उन लोगों ने भी इसी कॉन्सेप्ट को स्वीकार करते हुए अपनी सहमति दी थी। उसमें जिनको बमणवादी आज भी बहुत बड़ा शिक्षाविद मानते हैं, राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक भी जिनको कहते हैं, ये उन लोगों ने भी अपनी सहमति दी थी। किंतु उसी समय महामना ज्योतिबा फुले भी संघर्षरत थे। उन्होंने बड़ी मजबूती से इस रेनेसे के सिद्धांत को, फिल्टर डाउन थ्योरी के सिद्धांत को बड़े कड़े शब्दों में निंदा करते हुए अपना मेमोरेंडम तैयार किया था और हंटर कमीशन को उन्होंने सौंपा था कि भाई यह इस देश का जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें यह बिल्कुल फलीभूत होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है? कारण कि इस देश में इतना सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर है सामाजिक कि यहाँ पर समाज खंड खंड है, विखंडित है। यहाँ पर ऊंचाई पर बैठे वाले लोग ज्ञान के इस जल को नीचे तक पहुंचने नहीं देंगे। वो नहर नहीं बनाएंगे, वो बांध बनाएंगे, ऊपर ही रोक लेंगे उसको। नीचे जहां सबसे ज्यादा जरूरत है उस टेल तक उस पानी को जाने नहीं देंगे ये लोग। कारण कि इन लोगों की मानसिकता ही यही है कि ज्ञान की आवश्यकता इन हक वंचित लोगों को, जो वास्तव में समण समाज के लोग हैं, इनको है ही नहीं। उनका ये मानना था। तो उन्होंने इस स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए ये सिस्टम डेवलप कर लिया था। लेकिन महासमण जहां जहां पर वे जिस जिस समय में रहे हैं, उन्होंने लगातार अपनी लेखनी से और अपने सामाजिक मूवमेंट के माध्यम से उन्होंने इन स्थितियों का लगातार विरोध किया। तो महामना ज्योतिबा फुले जी के इस योगदान को हम नहीं भूल सकते, और जिससे कि उनको ब्रिटिश हुकूमत को बाध्य होकर यह बात स्वीकार करनी पड़ी कि नहीं, लोकल लैंग्वेजेस में ब्रिटिश हुकूमत को स्वयं एजुकेशन पहुंचाने के लिए यह जिम्मेदारी उठानी होगी।
यह बात जब ज्योतिराव फुले जी ने रखी उनके सामने, तब ये बात उनके समझ में आई कि वास्तव में सोशल स्ट्रक्चर यहाँ का ऐसा है जिससे कि जो एजुकेशन की टोटल जिम्मेवारी है वो गवर्नमेंट को ही लेनी होगी और नीचे तक पहुंचाने की जिम्मेदारी का निर्वाह करना होगा। तो ये कंडीशन इस भारत देश के एजुकेशन के बारे में रही, और आज भी हम देख लें इसको तो वो उस समय का प्राइवेटाइजेशन ही आज का रूप है। जो आज के समय में हम आप देख रहे हैं कि जितने भी हायर लेवल के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट का जो प्रो है, जो उनकी ओर झुकाव है, वो प्राइवेट के पूंजीपति लोगों की ओर इसी वजह से है क्योंकि वो उसी थ्योरम को, उसी सिद्धांत को पुनः लागू करना चाहते हैं। लेकिन आज समण इस देश के बाबा साहेब के दिए हुए संवैधानिक अधिकारों को लेकर चलने के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं, देख रहे हैं। इसलिए वो इस बात को महसूस कर रहे हैं कि हमको कहाँ से विकास के रास्ते मिलेंगे। उन्होंने ये बात तो जानी कि हमको जेल पर चलते हुए किसी की हत्या नहीं करनी, हमको पाती पाता वेरमणि का पालन तो करना है। लेकिन बाबा साहेब की ये बात भी याद रखनी है कि बाबा साहेब कैसे हमारे पूरे समाज को ये बताते हैं कि डिफरेंशिएट करिए, विल टू किल और नीड टू किल में डिफरेंस करके आपको जीवन में चलना है। हमारी इच्छा नहीं है आपको मारने की, नॉट विल टू किल, बट यदि जरूरत होगी, नीड टू किल, आवश्यकता होगी तो हमें जरूर ये करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। आज जिस तरीके की परिस्थितियां हैं पूरे भारत देश में, वो निश्चित रूप से इशारा कर रही हैं, आगाह कर रहे हैं। यहाँ का जेनजी जो हमने देखा है कि भारत के चारों ओर के देशों में जेनजी ने किस तरीके का मूवमेंट तैयार किया, और मूवमेंट ने अच्छे अच्छे सदियों से जमे हुए शासन करने वाले पूंजीपति शासकों को, जिनकी सोच मानवीय और भाईचारे के खिलाफ थी, उनको एक झटके में उखाड़ कर फेंका है। इसलिए इस देश का समण विशेष रूप से इसको नोट कर रहा है और वो जुड़ रहा है और यूनाइट हो रहा है। और संदेश देना चाहिए उसको हमारे समाज के जेनजी को, जो आज के युवा हैं, वो कब तक आखिर बर्दाश्त करेंगे? वो नहीं बर्दाश्त करेंगे और आने वाला समय आपका है, समणों का है। इसलिए आइए, जुट जाइए, जुड़ जाइए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जहां जहां जुड़े हैं वहां वहां जीते हैं, ये तो हमारा इतिहास है, इसलिए इससे इनकार हम कर ही नहीं सकते। और इन बातों को हम भूल जाएं कि पीछे क्या हुआ है, क्योंकि पास्ट इज ए वेस्ट पेपर। जब हम पास्ट को केवल ये मानकर भूल जाएं कि हमारे साथ कितना शोषण हुआ, कितना अत्याचार हुआ, उससे केवल ये प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़ते रहें और उस वेस्ट पेपर को इस दृष्टि से भुला दें कि अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हमारे पुरखों ने भी कभी इतने हाथ पैर मारे नहीं कर पाए, नहीं आज कर सकते हैं। आप संगठित होकर कर सकते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल है, आपके सामने आज जो आईटी कंपनीज हैं, वो आईटी कंपनीज ये सोचने पर मजबूर हो गई हैं कि कैसे हम एआई से पार पाएं। आज जितने दुनिया के आईटी कंपनीज हैं उनके शेयर्स निरंतर डाउन मारते जा रहे हैं, डाउन होते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनका संघर्ष करने वाला एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो गया है, एआई, जो एक संगठित रूप है और जितने सारे सॉफ्टवेयर्स हैं उन सारे सॉफ्टवेयर्स को एक साथ ले आया है।
और एआई कुछ नहीं है, वो केवल और केवल क्या है, सारे सॉफ्टवेयर्स का एक संगठित रूप है, जिससे आज पूरी दुनिया की आईटी सेक्टर्स में खलबली मचा दी। तो ये समय समय पर, प्राचीन काल में, मध्य काल में और आज आधुनिक काल में भी हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं, प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है कि जब प्रकृति जुड़ती है तो सबको तहस नहस कर देती है। ऐसे ही प्रकृति से सीख करके ही हमको जुड़ना है और जोड़ना है। हम ताकतवर हैं, ताकतवर थे और ताकतवर रहेंगे। जब जब जुड़े हैं वहां तब तब जीते हैं, और जहां जहां जुड़े हैं वहां वहां जीते हैं। इसलिए संघ की केवल एक छोटी सी बात को हमको लेकर के जीवन में चलना है कि संगठित हो जाएंगे यदि हम, तो निश्चित रूप से ताकतवर हो जाएंगे। और ताकतवर के साथ कोई भी अत्याचार होता नहीं। ताकतवर अत्याचार करता जरूर है, लेकिन हम ताकतवर होने के बाद भी ये कमिटमेंट करते हैं, क्योंकि समणों का एक इतिहास रहा है कि वो अत्याचार करने वाले नहीं रहे हैं। वो शक्ति का उपयोग मानवीय विकास में, प्राणियों के विकास में, प्राणियों की सुख सुविधा में लगाने वाले रहे हैं। इसलिए हम अपने समणों के, महासमणों के संदेश को आत्मसात करते हुए आगे जीवन में बढ़ेंगे। इन्हीं संकल्पों के साथ में मैं अपनी बात को समराइज करता हुआ ये आह्वान करता हूँ कि हमारे सभी समण, देश के ही नहीं, देश के बाहर जो भी कंट्रीज में हमारे समण हैं, वो सब कैसे एकजुट हों, कैसे एक साथ आएं। इसके लिए जो हमारे सांगठनिक प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके बारे में मैं जरूर एक बात को यहाँ पर उपस्थित इस प्लेटफॉर्म पर जितने भी हमारे समण बंधु हैं उन सब से साझा करना चाहूँगा कि हमारे जितने भी संगठन हैं, वो संगठन भी हमारे ही हैं, हमारे अपने हैं। वो, हम उनसे कतई नफरत नहीं करते हैं, उनसे न कतई हम घृणा नहीं करते हैं। वो हमारे अपने हैं, संघ का एक अंग हैं। लेकिन आज आवश्यकता इस बात की जरूर है कि एक मदर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, हमको संघ के रूप में उन सारी शाखाओं को एक तने से जोड़ करके एक विशाल वट वृक्ष के रूप में, मदर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, जो भी हम कह लें, उसके रूप में इकट्ठे होने की, जुड़ने की, मजबूत ताकत बनने की जरूरत है। इसलिए हम आज तोड़ने की बात कतई ना करें। जो संगठनों में हमारे काम कर रहे हैं लोग, उन सबको साथ में लेकर के सबको निरंतर जोड़ने के लिए हम लोग प्रयत्नशील रहें। कहीं भी, कभी भी हम उनकी बुराई और उनके विरोध में बातचीत ऐसी ना करें जो संघ के खिलाफ हो। हाँ, उनको सही मार्ग दिखाने के लिए, यदि वो अपने क्षणिक लाभ के लिए संघ के विपरीत काम करते हैं, मंच, माला, प्रतिष्ठा और इन सब के लिए यदि काम करते हैं, तो उन्हें दिशा देने की आवश्यकता है, ना कि उनसे घृणा करने की आवश्यकता है। ये आवश्यकता है कि हम उनको कैसे लाएं, उनको कैसे उनके विचारों को परिवर्तित करते हुए सांघिक बनाया जाए उनको। ये आवश्यकता है जो संघ को समझ गए हैं। ये आवश्यकता नहीं है कि जो संघ को समझ गए हैं और संघ के वास्तविक स्वरूप को जान गए हैं, वो जो नहीं समझे उनसे घृणा करें। उनको निरंतर अपने साथ लाने के लिए और वर्तमान समय में मदर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इस समर संघ को मजबूती प्रदान करने की जरूरत है। संघ के कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। मैं इन्हीं बातों के साथ में अपनी बात को विराम दूंगा और संघ से क्षमा चाहता हूं यदि कोई भी बात संघ के विपरीत हुई हो, किसी को आहत करने वाली हुई हो। ऐसा यदि हुआ हो मेरी किसी भी बात से, तो मैं संघ से बारंबार क्षमा चाहता हूँ और संघ को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।